A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we've already completed a lots of the theoretical concept related to the chapter number 7. So in today's video, in today's class, let's we discuss about some of the important doubt questions from the chapter number 6. And the question number are 34C, 34E and 39A. So one by one, let's we solve such type of the practical questions related to the chapter number 6, that is in dissolution of partnership form. So according to question number 34C, in the question number 34 says that give the necessary journal entries for the following transaction on the dissolution of the firm of Aman and Rajat. On 31st March 2016, after the transfer of various assets and the third party liabilities to realization account, they share profit and loss in the ratio of 2:1. And the point number C says that creditors of rupees 30,000 took over a stock of 10,000 at 10% discount and balance was paid to them in cash. So it is very simple question कि क्रेडिटर ने 30,000 रुपए के जिसने 10,000 रुपए का स्टॉक ले लिया कितने में 10% डिस्काउंट पे ले लिया एंड बैलेंस वाज पेड टू देम इन कैश। आपको पता है कि जब कोई भी लायबिलिटीज का पेमेंट हम किसी एसेट की हेल्प से करते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं पास होती। तो अगर आप देखो तो टोटल क्रेडिटर्स जो थे क्वेश्चन नंबर 34 सी में, क्वेश्चन नंबर 34 सी में एज यू कैन सी दैट कि क्रेडिटर्स जो थे वो 30,000 के थे, उन्होंने स्टॉक ले लिया है 10,000 का, वो भी 10% डिस्काउंट पे यानी 9,000। 10,000 का 10% आएगा 1,000, यानी उन्होंने 9,000 का स्टॉक ले लिया है। यानी अब रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने बचे हैं? रिमेनिंग क्रेडिटर्स बचे हैं आपके 30,000 माइनस 9,000 21,000। यानी अब रिमेनिंग क्रेडिटर्स 21,000 एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने उसको क्या कर दिया, बैलेंस वाज पेड टू देम इन कैश। तो उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड बैलेंस अमाउंट कितना है 21। क्योंकि उसने 10,000 रुपए का स्टॉक जो है 10% डिस्काउंट पे लिया, इसका मतलब उसने 9,000 रुपए ले लिया। क्रेडिटर्स टोटल 30,000 जिसमें से 9,000 रुपए का क्रेडिटर्स तो हमने पे कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्टॉक, उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। लेकिन हाँ जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स बचे हुए हैं उनको तो हमें क्या करना है, पे करना है इन कैश में। नाउ द नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन इज 35C। In the next question, that is in 35E, you can see that Disha, Mohit and Nandan are partners. They decided to dissolve their firm, pass necessary journal entries for the following various assets other than cash in bank, and third parties have been transferred to realization account. And point number E says that Nandan had taken a loan of 50,000 from the firm, which was paid fully by him to the firm. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि नंदन ने लोन लिया था 50,000 रुपए का किससे, फर्म से, जिसे उसने पे कर दिया फर्म को। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि नंदन ने अपना लोन पे कर दिया किसको, फर्म को। यहां फर्म ने लोन नहीं लिया था नंदन से, नंदन ने फर्म से लोन लिया था, तो उल्टा यहाँ कॉन्सेप्ट बैठता है। तो ये है 35E का जो सॉल्यूशन है, बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पैसा आ रहा है फर्म के पास, बैंक अकाउंट डेबिट, और किस फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि उसने किसको पैसा दिया था, नंदन को। तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू नंदन लोन अकाउंट, और अमाउंट था लोन का 50,000। नेक्स्ट जो डाउट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 39A। क्वेश्चन नंबर 39A says that
X and Y are partners and they decided to dissolve their firm. Pass necessary entries assuming that various assets and external liability had been transferred to realization account. यानी X और Y दो पार्टनर हैं और फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं. आपको एंट्री पास करनी है और एंट्री क्या है? X loan was appearing on the liability side of the balance sheet of rupees 40,000. He accepted an unrecorded assets of 60,000 in full settlement of his account. मतलब it is very simple कि X का लोन जो है, X का लोन मतलब लायबिलिटी, X का लोन कितने का है? 40,000 रुपीस का है और उसने क्या ले लिया? एक एसेट्स लिया और वो ऐसी एसेट्स ली है जो अनरिकॉर्डेड है. अनरिकॉर्डेड मतलब विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो सिंपल सा ये समझिए 39A सॉरी फॉर 39A. आप इसमें ये चीज समझिए पहली बात कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है. अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होती है? प्रॉफिट होती है रियलाइजेशन पे. एक ऐसी एसेट जिसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था तो रियलाइजेशन पे क्या हो गया? प्रॉफिट. टू रियलाइजेशन. अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती तो उसकी एंट्री होती है अनरिकॉर्डेड एसेट्स टू रियलाइजेशन. लेकिन यहां पे आपने क्या किया? अनरिकॉर्डेड एसेट्स को किसको दे दिया? एक्स के लोन को सेटिस्फाई करने के दे दिया. एक्स लोन खत्म हो जाएगा और रियलाइजेशन क्रेडिट होगा कितने अमाउंट से? 40,000. क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट्स से 60,000 लेकिन आपने 60,000 एसेट्स का यूज किस लिए किया? एक्स का लोन पे करने के लिए. कितने का लोन था? 40,000 रुपए का फुल सेटलमेंट में. तो बाकी जो 20,000 रुपए वो रियलाइजेशन पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड नहीं था. ठीक है. These are the solution of the question number 34C, 35E and 39A. In the question number 39A, you can see that हमने क्या किया? हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी और उस अनरिकॉर्डेड एसेट्स से हमने क्या किया? अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ किया. कौन सी लायबिलिटीज? एक्स के लोन. अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स हुआ तो आप खुद सोचो आपने क्या, आपको क्या हुआ? फायदा पे नुकसान? फायदा हो गया. और उस फायदे को आप कहां रिकॉर्ड करते हो? इन दी क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन. क्योंकि रियलाइजेशन का नेचर क्या होता है? नॉमिनल. प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट, लॉस होता है तो डेबिट. तो आपने पहले क्या? टू रियलाइजेशन. कितने का प्रॉफिट हुआ? 40,000 का. और आपने उस वैल्यू से 39A, यस, आपने उस वैल्यू से अपने लोन को पे कर दिया. किस लोन को पे किया? एक्स के लोन. तो एक्स का लोन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा. और जब भी लायबिलिटी घटती है तो क्या करते हैं? डेबिट. लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट. तो एक्स लोन इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि हमारे लिए लोन कम हो रहा है और रियलाइजेशन इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है. ओके. सो दिस इज एन क्वेश्चन नंबर 39A. So after completed the down portion from the chapter number 6, that is the dissolution of partnership firm, let's we move to the some of the important theoretical concept related to the chapter number 7, that is an issue of share. And in the last video we already discussed about the what is company, what are the feature of the company, what are the types of the company, and what do you mean by share, what do you mean by share capital, what are the types of the shares, जिसे आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, as well as the concept of types of share capital, that is an authorized share capital, issued share capital, called up share capital, paid up share capital, reserve capital, subscribed share capital में there are two parts, fully subscribed and fully paid up, subscribed not fully paid up. तो ये सारे डाउट्स आपको प्रीवियसली वीडियोस में मिल जाएंगे. अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 7, दैट इज एन इशू ऑफ शेयर. यानी जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है
तो उस शेयर के इशू को कैसे रिकॉर्ड करती है, इस पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बेसिकली जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके दो स्टेप होते हैं, जैसा हम लोगों ने देखा भी है। सो देयर आर टू बेसिकली वे बाय व्हिच कंपनी इशूड इट शेयर। एक है इशूड एट पार एंड सेकंड इशूड एट प्रीमियम। ये तो हो गया प्राइस के बेसिस पे या वैल्यू के बेसिस पे शेयर कैसे इशू कर सकते हैं। यानी अगर कंपनी शेयर इशू करने के लिए हम लोग डिस्कशन करना है कि कंपनी शेयर इशू कर रही है तो वैल्यू के बेसिस पे कितने तरह से इशू कर सकते हैं। पार मतलब 100 रुपए का शेयर है और कंपनी कितने का शेयर इशू कर रही है, 100 रुपए का। और दूसरा होता है कि अगर कंपनी के शेयर की वैल्यू 100 है और कंपनी उस शेयर को 110, 120, 150 यानी कि 100 रुपए से ज्यादा का शेयर इशू करती है तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इसके अलावा अगर हम इशू ऑफ शेयर की बात कर रहे हैं और वे की बात कर रहे हैं, कितने तरीके से वो शेयर इशू कर सकती है, तो आपको पता है कंपनी दो वे से शेयर इशू कर सकती है। एक कैश के लिए, मतलब कंपनी ने शेयर इशू किया और उसके बदले कंपनी को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। दूसरा होता है वे के बेसिस पे कंपनी शेयर इशू कर रही है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब कंपनी ने शेयर इशू किया लेकिन वो कैश के लिए शेयर इशू नहीं कर रही है, कैश के अलावा उसका कुछ ना कुछ कंसिडरेशन है। जैसे कंपनी ने शेयर इशू किया बिल्डिंग खरीदने के लिए, उसने किसी से बिल्डिंग खरीदा और बिल्डिंग खरीदने के बाद उसने पैसा जो है कैश में नहीं दिया, उसने पैसा कैश मतलब पैसा कैश में नहीं दिया, कहा कि कंपनी का शेयर ले लो। ये क्या है, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मान लो एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदना चाह रही है तो दूसरे कंपनी को खरीदने का दो तरीका है, या तो पैसा देके खरीद ले या तो एक कंपनी का है कि मैं अपनी कंपनी में से तुमको कुछ शेयर दूंगी और तुम मेरे कंपनी में आके जुड़ जाओ। तो ये भी क्या है, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब बेसिकली आपको ये समझना है कि कंपनी को जो पैसा अरेंज करना होता है, मनी अरेंज करना होता है, तो वो शेयर इशू करती है। और ये प्राइवेट कंपनी नहीं करती है, ये पब्लिक कंपनी करती है। और पब्लिक कंपनी शेयर इशू करते समय अगर वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करे तो पार पे शेयर इशू कर सकती है और प्रीमियम पे। वे की बात करें तो कंपनी जो है शेयर कैश पे इशू कर सकती है या अदर देन कैश कंसिडरेशन पे इशू कर सकती है। अब तीसरा क्लासिफिकेशन ये कहता है कि जब हम शेयर इशू की बात करते हैं, इशू ऑफ शेयर की बात करते हैं, तो इशू ऑफ शेयर में तीसरा पॉइंट ये होता है कि इशू ऑफ शेयर में अमाउंट कॉल्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कंपनी हो सकती है जो शेयर का पैसा पूरा का पूरा मांगे, लमसम जिसे कहते हैं, लमसम। और एक कंपनी जो होती है वो क्या करती है, शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगती है। तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको कंफ्यूज करता है कि सर एक कंपनी की कितनी इशू ऑफ शेयर के कितने कॉन्सेप्ट हैं, बहुत टाइप्स हैं। अभी मैं और बताऊंगा तो और भी बढ़ेगा। तो आप इतना समझ लीजिए, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो सबसे पहले सोचती है कि वो शेयर क्यों इशू करेगी, शेयर के बदले उसे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा या पैसे के अलावा। पैसा मतलब शेयर इशू किया, पब्लिक ने शेयर खरीदा और उसके बदले कंपनी को क्या दिया, पैसा दिया। ये हो गया इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। दूसरा, कंपनी ने शेयर इशू किया, कंपनी को पैसा नहीं चाहिए, कंपनी उसके बदले क्या चाहती है, कोई फिक्स एसेट्स। कंपनी उसके बदले क्या चाहती है, किसी दूसरे कंपनी का बिजनेस टेक ओवर करना चाहती है। कंपनी अपने प्रमोटर को अगर खर्चा देना चाहती है तो खर्चा न देकर, कैश में ना देकर, बल्कि वो कहती है कि लोग मेरी कंपनी का शेयर ले लो। तो ये
तरीके हैं जिससे कंपनी शेयर इशू करती है। ये पहला सबसे पहला तरीका। फिर उसके बाद कंपनी ये डिसाइड करती है कि शेयर की वैल्यू क्या होगी। अगर हम शेयर 100 रुपए का इशू कर रहे हैं तो वी हैव अ टू ऑप्शन, या तो हम 100 रुपए पूरा का पूरा 100 पे इशू करें या 100 से ज्यादा पे इशू करें। अगर कंपनी की गुडविल ठीक ठाक है तो कंपनी 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इशू करेगी, और अगर कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है तो कंपनी अपने 100 रुपए के शेयर को 100 रुपए से ज्यादा में भी बेच सकती है। तो इसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर वैल्यू के बेसिस पे एट पार और एट प्रीमियम। तीसरा क्या है कि कंपनी शेयर इशू कर रही है तो उसके माइंड में दो चीजें हैं। जो 100 रुपए उसे मांगना है या 150 रुपए उसे मांगना है। मान लीजिए पार पे इशू कर रही है 100 रुपए मांगना है, और अगर प्रीमियम पे इशू कर रही है तो कितना मांगना है 150। तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो 100 या 150 रुपए एक साथ मांग ले तो उसे बोलेंगे इशू ऑफ शेयर इन लमसम, एक साथ मांग ले। और दूसरा हो सकता है कि कंपनी उस शेयर उस 100 रुपए या 150 रुपए को एक साथ ना मांगकर इंस्टॉलमेंट में मांग ले। इंस्टॉलमेंट मतलब यही 100 या 150 रुपए कुछ पैसा एप्लीकेशन पे मांग ले, कुछ पैसा शेयर के अलॉटमेंट पे मांग ले, और कुछ पैसा कॉस्ट पे मांग ले। जैसे अगर 100 रुपए मांगना है कंपनी को तो 25 रुपए एप्लीकेशन मांग ले, 25 रुपए अलॉटमेंट पे, 50 रुपए कॉस्ट पे। और अगर 150 रुपए मांगना है जिसपे 50 रुपए प्रीमियम है तो 50 रुपए एप्लीकेशन में मांग ले, 50 रुपए अलॉटमेंट पे, 50 रुपए कॉस्ट पे। इससे कंपनी को लेने में भी सुविधा रहेगी और शेयर होल्डर को देने में भी सुविधा रहेगी। तो जब कंपनी शेयर इशू करती है तो ये 3 पॉइंट वैल्यू, वे और अमाउंट होल्डर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। So after completing the basic of the issue of share, let's move to the first question of chapter number 7, that is an issue of share at par. और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी इसकी जनरली डिस्कस की है कि generally company issued its share at par as well as called the amount of the share in installment. It means कंपनी अपने शेयर का जो पैसा है वो इंस्टॉलमेंट में मांगती है। इंस्टॉलमेंट मतलब एक साथ सारा पैसा ना मांगकर कंपनी अपने शेयर का पैसा एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और कॉस्ट पे मांगती है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर इज 5. Question number 5, that is an issue of share at par and called the share money in installment. The question is, Rama and Company issued 50,000 shares of ₹10 each payable. एक कंपनी है जिसने 50,000 शेयर 10 रुपए का इशू किया एंड 10 रुपीज जो उसने कॉल्ड अप किया है, जो 10 रुपए हर 50,000 शेयर को उसने कॉल्ड अप किया, वो एक साथ ना मांगकर उसने इंस्टॉलमेंट पे मांगा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे कंपनी ने कॉल्ड अप किया 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 एंड फाइनल कॉल पे 2. सो टोटल अमाउंट कॉल्ड अप ऑन द शेयर इज 10. ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड. सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए और अलॉट कर दिए गए. गिव जर्नल एंट्री एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट assuming all the sum has been duly received. Expense on issue of share 10,000. और शेयर इशू करने पे एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर इज ₹10,000. आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है. सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं. सो यू नो वेरी वेल, जब भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ा. डेट, पर्टिकुलर, LF, amount debit and amount credit. Similarly,
particular LF amount debit and amount credit. Okay, so the entry number 1 will be, आपको पता है सबसे पहले एंट्री क्या करते हैं, एप्लीकेशन रिसीव करने की, और एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. हाउ मेनी शेयर्स आर देयर, 50,000 शेयर इनटू 3 रुपीज ईच. सो 1,50,000 आपको रिसीव हुआ होगा एप्लीकेशन. और जब एप्लीकेशन रिसीव हो जाता है, सो सच एप्लीकेशन मनी विल बी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट. सो दूसरी एंट्री होगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो भी एप्लीकेशन की मनी है. And number third, after the application is received and it will be transferred to the share capital account, हम क्या करेंगे, allotment ड्यू करेंगे, allotment मांगेंगे. और allotment की एंट्री क्या होगी, शेयर allotment account debit to share capital. allotment मनी कितने से होगी, सेम 50,000 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 3. सो allotment मनी कितने से ड्यू होगी, 1,50,000. तो यहाँ पे आपने 3 एंट्री पास की, एप्लीकेशन रिसीव किया, एप्लीकेशन को ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल में, फिर उसके बाद आपने अलॉटमेंट ड्यू किया, फिर अलॉटमेंट को अब हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे. जब अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे एंट्री नंबर 4, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. एंड अमाउंट सेम रहेगा क्योंकि कोई कंडीशन यहाँ लगी नहीं है कि पैसा मिला है कि नहीं. ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ऑल सम्स हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया है, कोई ऐसा पैसा नहीं है जो नहीं मिला है. नंबर 5, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो उसकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल. एंड अमाउंट कितना होगा, 50,000 शेयर इनटू 2 यानी 1 लाख. नंबर 6, फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, फिर फर्स्ट कॉल आप क्या करेंगे, रिसीव करेंगे. So bank account debit to share first call, same 1 lakh. And number 7, after the first call आप क्या करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे. ये स्टेप है, ये एक तरीका है जिससे आप एंट्री पास कर सकते हैं और जिससे आपको लर्न करना पड़ेगा. फाइनल कॉल कितने से, 50,000 शेयर 2 रुपीज से यानी 1 लाख मिला, मांगा आपने और सारा पैसा रिसीव हो गया. तो नंबर एंट्री 8, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 1 लाख. हो गया नंबर 8 एंट्री. सो यू कैन सी दैट वी पास द टोटल 8 एंट्रीज इन आवर कॉपी ऑन योर बोर्ड. पहले आपने एप्लीकेशन रिसीव किया, एप्लीकेशन को ट्रांसफर किया, फिर अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट रिसीव किया, फर्स्ट कॉल ड्यू किया, फर्स्ट कॉल रिसीव किया, फाइनल कॉल ड्यू किया, फाइनल कॉल रिसीव कर लिया. उसके बाद एंट्री नंबर 9 के लिए कह रहा है कि जितना भी आपने शेयर इशू किया है, तो शेयर इशू करने पे आपके पास से कितना पैसा खर्च हुआ है, 10,000. तो उस 10,000 की भी एंट्री होगी, उसकी एंट्री होगी शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक. कितने का, 10,000. So this is all about the journal entry which have to pass at the time of the issue of 50,000 share at the rate of 10 rupees each, जिसमें आपने इंस्टॉलमेंट पे मांगा है, एप्लीकेशन पे इतना, अलॉटमेंट पे इतना, फर्स्ट कॉल पे इतना, फाइनल कॉल पे. अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम एक चीज ऐड कर दें कि यू हैव टू प्रिपेयर द बैंक अकाउंट, यानी आपको बैंक अकाउंट भी बनाना है इसी सेम क्वेश्चन में. सो हम किस तरह से बैंक अकाउंट बनाएंगे, उसके लिए आपको पता है पहले हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा. क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट. अगर क्वेश्चन में कह रहा है बैंक अकाउंट बनाने के लिए, तो अगर क्वेश्चन में कह रहा है बैंक अकाउंट बनाने के लिए, सो पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे बैंक अकाउंट. फॉर्मेट पता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. और जितने भी बैंक डेबिट्स हुए हैं, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 4 टाइम बैंक डेबिट हुए हैं और 1 टाइम बैंक क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो उसकी पोस्टिंग कर दें. जितना डेबिट हुआ है उसको डेबिट में, टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर अलॉटमेंट,
टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, और एक बार क्रिएट हुआ है किस नाम से, शेयर इशू एक्सपेंस के नाम से। एप्लीकेशन के टाइम पे कितना डेबिट हुआ है, 1,50,000। अलॉटमेंट के टाइम कितना डेबिट हुआ है, 1,50,000। फर्स्ट कॉल के टाइम कितना डेबिट हुआ है, 1 लाख। फाइनल कॉल के टाइम कितना डेबिट हुआ है, 1 लाख। और शेयर इशू एक्सपेंस पे कितना क्रेडिट हुआ है, 10,000। और टोटल कर लीजिए 3, 4, 5 लाख। इधर भी कितना आना चाहिए, 5 लाख। कितना डिफरेंस आ रहा है, द डिफरेंस विल बी 4,90,000। देखिएगा इतना ही आंसर आपका बैंक में दिया होगा। सो दिस इज एन बैंक कैश एट बैंक विच आर गिवन 4,90,000 इन द आंसर। तो आपको बैंक अकाउंट ऐसे ही प्रिपेयर करना है। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जर्नल एंट्री, क्वेश्चन नंबर 5 की जर्नल एंट्री और उसका बैंक अकाउंट। अब हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन। सपोज सेम इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन इज आस्किंग टू प्रिपेयर अ कैश बुक। आपको कैश बुक बनानी है सेम क्वेश्चन में। तो कैश बुक बनाने के लिए आप बैंक अकाउंट की तरह ही कैश बुक बनेगा। यानी जो बैंक अकाउंट लिखे हैं वहां आप लिखेंगे कैश बुक का बैंक कॉलम। ये पॉइंट नंबर 1 आपको करना है। यानी अगर क्वेश्चन में पूछता है कि यू हैव टू प्रिपेयर दी कैश बुक, तो जो आपने बैंक अकाउंट बनाया है सेम एज इट इज आप इस तरह से कैश बुक बना देंगे। कैश बुक बन गया आपका, हेडिंग लिख देंगे कैश बुक बैंक कॉलम। यानी वो बैंक अकाउंट ना होकर अब क्या कहलाएगा, कैश बुक का बैंक कॉलम कहलाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जितनी भी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज हैं, एंट्री नंबर 1 कट कर दी, मतलब वो पास नहीं करना है आंसर। ये भी नहीं एंट्री पास, ये भी एंट्री पास नहीं, ये भी एंट्री पास नहीं होगी, और ये भी एंट्री पास। यानी सिर्फ कौन कौन सी एंट्री पास होगी, एंट्री नंबर 2, 3, 5, 7, यानी सिर्फ 4 एंट्री पास होगी। जहां अगर बैंक अकाउंट बनाते तो टोटल 9 एंट्री पास होती, वहीं अगर आपने कैश बुक बना दिया तो सिर्फ कितनी एंट्री पास की हुई, सिर्फ 4 एंट्री पास हुई। यानी जितनी भी एंट्रीज रिलेटेड थी बैंक से, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 8 एंड एंट्री नंबर 9 डिलीट। क्यों डिलीट कर दिया, क्योंकि आपने क्या बना दिया, कैश बुक। और आपको पता है कि जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक इज अ ऑप्शन ऑफ द जर्नल। या तो कोई कंपनी कैश बुक बनाएगी या तो जर्नल एंट्री पास करेगी। और अगर कंपनी जर्नल एंट्री और कैश बुक दोनों बना रही है तो जर्नल एंट्री में सिर्फ वही कंपोनेंट रिकॉर्ड होंगे जो बैंक से रिलेटेड नहीं है। जो बैंक से रिलेटेड आइटम्स कहां रिकॉर्ड होंगे, कैश बुक में। ऐसा हम लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है कि when any organization prepare the cash book, so all cash transaction and banking transaction will be recorded in the cash book, and rest of the transaction which are not recorded in the cash book, purchase book, sales book, purchase return, sales return, it will be recorded in the journal proper. So अगर क्वेश्चन में बैंक अकाउंट पूछ रहा है, so बैंक अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ द लेजर एंड जर्नल एंट्री इज अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग, मतलब जनरल रिकॉर्डिंग का पार्ट है, और लेजर जो है वो क्लासिफिकेशन का पार्ट है। इसलिए हम जनरल के साथ बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में जनरल बोला है और कैश बुक बोला है तो जनरल में हम सिर्फ नॉन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है, और कैश बुक में हम सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सो प्लीज नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। पहले हम लोगों ने जनरल एंट्री पास किया बैंक अकाउंट्स के साथ, फिर हम लोगों ने अगर क्वेश्चन में कैश बुक पूछा होता तो हम लोग कैश बुक को ध्यान में रखकर कैसे जनरल एंट्री पास करेंगे उसको हम लोगों ने देखा। So in today's video, firstly we discussed the some of the important doubt question from the chapter number 6, and thereafter we will discuss the question number 5, the passing the journal entries when issued of share at par in installment, as well as we can see that how we will prepare the bank account and cash book. Okay, so I hope today we cleared all the things very easily. Thank you, take care, goodbye.